कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में आप सभी को स्वागत है। आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैंने संविधान के मौलिक अधिकार के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ। आप इसे वॉच करें और देखें। मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखनीय है, वर्णित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग एक एक करके 12 से 32 तक के मौलिक अधिकार के बारे में सुनते और समझने की ज़रूरत है और समझते हैं। तो अनुच्छेद 12 है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, यानी अनुच्छेद 12 में जो मूल अधिकार है किसी पर शासन करने से सुरक्षा रखने का अधिकार है, यानी संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। अनुच्छेद 13 इसमें ये वर्णित है, अनुच्छेद 13 में ये वर्णित किया गया है कि संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा या किसी तरह का ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकार को कम करता हो या ख़त्म करता हो। जब ऐसा कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय इसे क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसे खारिज कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का चौकीदार कहा गया है, अर्थात प्रहरी कही गई है। अगला है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में है कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है, न कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और न्यायालय के जज इसे विशेष अधिकार है, वह इसके दायरे से अलग है, उसे एक खास स्थान मिला हुआ है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 15। हम अनुच्छेद 15 के आधार पर किसी के धर्म, नस्ल, जाति या मूल वंश या जन्म के स्थान या लड़की या लड़का या ट्रांसजेंडर किसी तरह के भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी इन सभी के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। यह अनुच्छेद 15 में उल्लेखनीय है। 15 में ही अनुच्छेद 15 अनुच्छेद अगला 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में अफसर की समता है, यानी समान अवसर है। लोक नियोजन में, सर्विस में, कर्मचारियों की बहाली में भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पिछड़े वर्गों, वंचित और जो नीचे तबके के गरीब लोग हैं उनको अनुच्छेद 15, 4 और 16, 4 करके विशेष इसे आरक्षण भी मिलता है। जैसे 15/4 और 15/4 15 में जो है शैक्षणिक आरक्षण वर्णित है और राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण और इसमें है शैक्षणिक आरक्षण। तो 16 के 4 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान 16 के 4 में है। 15 के 4 में पिछड़े वर्ग को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिलेगी, आरक्षण मिलेगी, ऐसा वर्णन है। फिर 15 के 5 में महिलाओं को राजनीतिक में आरक्षण मिलता है और 16 के 5 में शैक्षणिक अधिकार मिलने का ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 15 के
6 में 15 के 6 में EWS को राजनीतिक आरक्षण मिलता है और 16 के 6 में EWS को शैक्षणिक रिजर्वेशन मिलता है। जो हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, ये 15 के 4 में OBC के बारे में है, 15 के 5 में महिला के बारे में है और 15 के 6 में EWS, जो जनरल को EWS के रूप में आरक्षण मिलता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और उसी तरह 16 के 4 पिछड़ा वर्ग के लिए है, 16 के 5 महिलाओं के लिए है और 16 के 6 EWS के शैक्षणिक आरक्षण है, 15 राजनीतिक आरक्षण, 16 शिक्षा में आरक्षण। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी तरह से भेदभाव, छुआछूत करना गैर कानूनी ठहराया गया है और अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 17 को बनाकर। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत का अर्थ है कि कोई व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भारत के अंदर में शिक्षा में विशेष कुछ करने के उपलक्ष्य में उसे भारत रत्न, परमवीर चक्र, इस तरह की उपाधि वह प्राप्त कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और कोई भी भारत के नागरिक विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है। उपाधि लेने के लिए उसे राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा। ऐसा अनुच्छेद 18 में है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है, यानी सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है। और फिर अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में आप देखेंगे, 19 में 1 क ख ग घ ङ और छ ऐसे करके वर्णित है। 19 के क में वाक अर्थात बोलने की, अभिव्यक्ति की, झंडा यानी ध्वज फहराने की और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है 19 के क में। 19 के ख में है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के बैठक या सम्मेलन करने का अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिली हुई है। 19 के ग में संगठन, संघ, संगम निर्माण करने का अधिकार मिला हुआ है। 19 के घ में स्वतंत्रता पूर्वक हम फ्री से घूम फिर सकते हैं भारत के किसी कोना में। और 19 के ङ में भारत के किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार है हमें। और 19 के 6 में रोजगार, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, यानी इसमें से च गायब है। 19 के च में ही 19 के च में ही संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को इसे संवैधानिक यानी कानूनन अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार च यहाँ से हट जाता है। और 19 के 6 में तो जान गए रोजगार, व्यापार, कारोबार। तो हम इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि पहले बोलने की आज़ादी मिलेगी। बोलने की आज़ादी से यानी हम बोलेंगे तो उससे प्रभावित होकर हम मीटिंग कर सकते हैं, यानी सम्मेलन करने की। और जब हम करने लगेंगे तो इससे हमें फिर संगठन बना सकते हैं, तो संगठन बनाने की। अब संगठन एक जगह हम नहीं रख सकते हैं और घूम कर इसे करना चाहेंगे, तो इसीलिए भ्रमण करने का अधिकार मिला हुआ है, यानी घूमने फिरने का अधिकार। और फिर वहाँ बसने का भी अधिकार मिला हुआ है, वहाँ घर बसाकर रहने का अधिकार है। और अगले अधिकार में ये अधिकार है रोजगार, कारोबार,
बिजनेस करने का अधिकार है। इसी के आधार पर हमारे भाई बहनें जो है भारत के किसी भी कोने में रहकर अपना रोजगार और जीवन यापन करते हैं। इसे इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि बोलने का अधिकार मिलेगा तो सम्मेलन बना सकते हैं, उसे संगठन बना सकते हैं, फिर हम इसे भ्रमण करके एक दूसरे क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, बस सकते हैं, फिर बिजनेस कारोबार भी कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 4 तरह का अधिकार मिला हुआ है, यानी 4 तरह के हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। पहली स्वतंत्रता ये है, ये अपराध से संबंधित है कि कोई अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो वह तब तक अपराधी सिद्ध नहीं होगा जब तक यह विधि का उल्लंघन न किया हो। यानी जब तक सिद्ध नहीं होगा कि इसने अपराध किया है तब तक वह दोषी नहीं साबित होगा। दूसरा है, अपराधी एक गुनाह के लिए एक सजा उसे मिलेगा, एक सजा, एक अपराध के लिए उसे एक ही सजा मिलेगी, और जिस समय वह अपराध करता है कोई व्यक्ति उसी समय के कानून के तहत उसे सजा मिलेगी। न नए कानून के तहत मिलने वाला है और न ही नए बनने वाले कानून से मिलेगा और न ही पहले वाले कानून से उसे सजा दी जाएगी। जिस समय वह सजा करता है उसी समय के कानून से। अगला है, अपने विरुद्ध वह गवाह या साक्ष्य जुटाने के लिए वह उसे मजबूर नहीं कर सकता है। तो याद हो गया कि जब तक वह उल्लंघन ने नहीं किया हो कानून को तब तक वह दोषी सिद्ध नहीं होगा। एक, जुल्म के लिए एक सजा, और तीसरा है, जिस समय के कानून, जिस समय वह अपराध करता है उसी समय के कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, और अपने विरुद्ध वह गवाही नहीं दे सकता है और उसे मजबूर नहीं कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी अपनी प्राण और देह की सुरक्षा और अपने इधर आने जाने देह की स्वतंत्रता इसके पास है। 21 में ही विवाह करने और कई तरह के गतिविधि में संलिप्त रहने का हमें स्वतंत्रता मिलती है 21 में। 21 के क में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 21 क में जोड़ा गया 66वां संविधान संशोधन 2002 में। ये 2002 के तहत हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए सरकार मुफ्त में उसे शिक्षा प्रदान करने का जिम्मा सरकार लेती है। ये 21 के क में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 22 में अपराध से संबंधित 3-4 कानून हैं। जैसे अगर आपको कोई अरेस्ट करता है, किसी अपराध को अरेस्ट करता है या किसी व्यक्ति को, तो उसे कारण बताना है और उसे 24 घंटा के अंदर में उसे कोर्ट में पेश करना है। तीसरा है, वह उस व्यक्ति को मनपसंद वकील से सलाह लेने और मशवरा करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम रिपीट कर ले, 19 से 22 तक की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है बोलने संबंधित अधिकार, 20 में है ये दोषी संबंधित हमें स्वतंत्रता मिलती है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में इस तरह के व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, यानी किसी से जबरदस्ती बलपूर्वक उसे हम काम नहीं ले सकते हैं, कोई काम नहीं करवा सकते हैं, और किसी तरह का जुल्म नहीं कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को हम नहीं सता सकते हैं। अगर सता रहा है तो उसे हम विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यह अनुच्छेद 23 में ऐसा वर्णित है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निरोध है। अनुच्छेद
24, तो इसे आप याद करें 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करवाना अपराध है और कारखाना 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसा 24 में है। और अगला है अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म को आचरण में उतारना, अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 में मिलता है। और अनुच्छेद 26 में हम उस धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने का हमें अधिकार है, यानी हम कोई पूजा प्रतिष्ठान करते हैं तो उसे हमें व्यवस्था सभी चीज़ करने का मुझे अधिकार है और इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 27 में है कि धार्मिक कार्यों के व्यय में जो धर्म पर जो कार्य हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सरकार इसके लिए कोई टैक्स नहीं लेगा, वह टैक्स फ्री होगी। अनुच्छेद 28 में है कि जो सरकारी पैसों से चल रहे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा कोई जबरन नहीं दे सकता है, लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो दंड के इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन जो सरकारी खर्चे पर जो इंस्टीट्यूट है खुला हुआ है उसमें धार्मिक शिक्षा देना वर्जित है। अगला है अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हमारे भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख और कई तरह के धर्म और समुदाय वाले लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है। तो इस अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 में अपने धर्म, भाषा पर आधारित शिक्षा संस्थान खोलने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 30 में ही वर्णित है कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थान को इसलिए पैसा नहीं देंगे कि वह अलग भाषा और अलग समुदाय के लोग हैं, अर्थात भारतीय सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों में सहयोग राशि देने का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अगर यह मौलिक अधिकार कोई हमसे छीन रहा है या कोई हमें हनन कर रहा है तो इसे हम बचाने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करके हमें मौलिक अधिकार को लागू करने और बचाने में मदद करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं। 5 तरह के रीट में ये 5 तरह का रीट है। एक का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी यह गिरफ्तार हुए व्यक्ति के लेकर रीट का मतलब आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कि उस बंदी व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, और उसे 24 घंटा के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी करने को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। यानी यह तब जारी करता है या करवा हम सकते हैं जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस कर लिया हो
और उसे जेल में ही पीट रहा है, मतलब थाने में ही पीट रहा है, जेल तो कोर्ट के बाद जाता है, थाने में ही पीट रहा हो तो और उसे वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो उस दशा में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम आदेश ले सकते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसे हम अंग्रेजी में मैंडेमस कहते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कब जारी करता है? उस दशा में जारी करता है जब कोई लोक प्राधिकरण या कोई लोक कर्मचारी अपना काम नहीं करता है। यानी जैसे कोई क्लर्क या कोई पदाधिकारी वो अपने कार्य क्षेत्र को मनमाना करता है, किसी जनता के प्रति वह काम नहीं कर रहा है, तो उस दशा में हम इस आदेश को जारी करवा सकते हैं और इस आदेश में उसे यह लिखा जाएगा कि आप यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उसे नौकरी खत्म भी कर सकता है। तो इस तरह का आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण। यह दोनों कोर्ट के लिए जारी किया जाता है। दोनों किसके लिए जारी की जाती है? कोर्ट के लिए। प्रतिषेध, प्रतिषेध यह तब जारी किया जाता है रीट जब अधीनस्थ न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय उसके अंदर आने वाले कोर्ट को यह जारी किया जाता है। ये तब जारी किया जाता है जब उसके अधिकार क्षेत्र में वह कार्य नहीं आता है, तो उसे रोकने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय छोटे न्यायालय को वह क्या करता है? इस तरह का रीट जारी करता है। अगला है उत्प्रेषण, जिसे हम सर्टिओररी कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं सर्जरी। सर्जरी यानी कर देना, उत्प्रेषण कर देना। यह तब आदेश जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत, निचली कोर्ट किसी बहस या केस में आदेश दे चुका रहता है, लेकिन वह आदेश नियम के उतना अनुकूल नहीं रहने पर उत्प्रेषण का यहाँ अर्थ है हमें और जानकारी की ज़रूरत है। तो इस तरह बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को यह आदेश, उसके आदेश को खारिज करने के लिए यह रीट जारी करता है कि आपका जो आदेश है वह गलत है, अमाननीय है। और जब हम लोग देखते हैं कि सिविल कोर्ट में कोई आदेश निकल गया रहता है, तब हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट उसे फिर से रिव्यू करता है और उसे लगता है कि गड़बड़ी हुआ है, तो वह एक तरह से उत्प्रेषण करके उसके आदेश को खारिज और निष्प्रभाव कर देता है। तब यह जारी करता है उत्प्रेषण, यानी सर्जरी कर देता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी को वारेंटो। अधिकार परीक्षा रीट तब जारी किया जाता है, यह कब जारी किया जाता है? जब कोई पदाधिकारी किसी गैर पद का काम करता रहता है, यानी जैसे कोई पुलिस कांस्टेबल दरोगा का काम करता हो, पकड़ा जाए, तो उसके विरुद्ध में वह आदेश जारी करवा सकता है कि पुलिस कांस्टेबल दरोगा का काम कर रहा है। तो उसे रीट में यह लिखा जाएगा कि आप किस अधिकार से आप दरोगा का काम कर रहे हैं। उसे समुचित रूप से कारण बताना होगा। अगर नहीं बताता है तब तक वह अपने कार्य से बर्खास्त रहता है। तो ये है अधिकार परीक्षा यानी को वारेंटो। तो इस प्रकार यह रहा मौलिक अधिकार, जिसे हमें समझने, याद करने और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े
धन्यवाद।